गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। पिछले लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके थे कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ होता है, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है, डेफिनिट आर्टिकल द को कैसे बोलते हैं, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो सारे बेसिक चीज़ की हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसी को हम लोग समटाइम नो यूज ऑफ आर्टिकल भी बोलते हैं। नो यूज ऑफ आर्टिकल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को इतना सीखना है कि आर्टिकल का यूज कहाँ पे नहीं करना है और किस सेंस में नहीं करना है। तो हम लोग बेसिक को भी देखेंगे और जो एडवांस लर्नर हैं, जो एडवांस इंग्लिश के लिए जो यहाँ देख रहे हैं वीडियो को, उसके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखेंगे सबसे फर्स्ट इसका स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होता है। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट ये है, कंडीशन इसका फर्स्ट ये है कि हमें पता है कि सबसे फर्स्ट की प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन्स के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल क्या है? वी कांट यूज आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखें, द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। या हम ऐसे लिखें, द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये दो चीज है यहाँ पे। हम देखते हैं क्या कि प्रॉपर नाउन उसे बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, या किसी खास प्लेस का नाम हो, या किसी खास वस्तु का नाम हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे पटना क्या है? किसी खास जगह का नाम है, और जब भी किसी खास जगह का नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले जो आर्टिकल द लगा है ये कभी नहीं लगता है। अब यहाँ देखिए, ये भी प्रॉपर नाउन है, बिहार में क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को सही कैसे हम करेंगे? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। या इसको अगर बनाना हो तो ये देखिए, दिल्ली क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको भी हम क्या, अब ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हो गया। कभी भी द महात्मा गांधी नहीं होता है, या द इंडिया नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, या किसी खास जगह का नाम होता है, या किसी खास वस्तु का नाम होता है। जब भी उस तरह के होंगे उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा।
चीज क्या लिखना है कि but in case of particularized sense, but in case of particularized sense, use the। लेकिन अगर इसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम किसी विशेष अर्थ में करें तो उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग मस्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखें, अगर इस चीज को हम ऐसे लिखें, द पटना ऑफ बिहार is in danger today। अगर ऐसे लिखिए द पटना ऑफ बिहार इज इन डेंजर टुडे, मतलब जो बिहार का जो पटना है आज वो काफी खतरे की स्थिति में है। अब यहाँ पे बिहार में तो हम देखते हैं कि 38 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं। पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो 38 के आसपास जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हम सभी इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी जगहों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बिहार में पर्टिकुलर पटना की बात कर रहे हैं जो कि डेंजर जोन में है। तो जब प्रॉपर नाउन का यूज किसी विशेष अर्थ में होगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग मस्ट होगा, बिल्कुल जरूरी होगा। या हम इसी को ऐसे लिखें, The Delhi is the heaven of, yes, the Delhi of India is the heaven of earth। मतलब ये है कि जो भारत का जो दिल्ली है, हम सभी प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो भारत का जो दिल्ली है वो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, या भारत का जो दिल्ली है पृथ्वी का स्वर्ग है। हम भारत में तो बहुत सारे जगह हैं, इंडिया में तो बहुत सारे जगह हैं, तो हम सभी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, केवल दिल्ली की बात कर रहे हैं। और दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का यूज जब हम विशेष अर्थ में करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में करेंगे, तो वहां पे प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज करेंगे। यानी दिल्ली इज द दिल्ली ऑफ इंडिया इज द हेवंस ऑफ अर्थ, यानी जो भारत का जो दिल्ली है वो पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। ऐसा हम पर्टिकुलर सेंस में इसका यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में करेंगे, तो उस स्थिति में उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। नेक्स्ट यूज ये है कभी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, द इंग्लिश इज स्पोकन इन
इंग्लैंड। अगर ऐसे लिखेंगे द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो आप देखेंगे क्या, इंग्लिश जो यहाँ पे है वो किसी लैंग्वेज का नाम है। इंग्लिश जो यहाँ पे है वो किसी लैंग्वेज का नाम है। और जब रूल कहता है कि लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके पहले यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम ऐसे लिखेंगे, द हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। तो हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज का नाम है, और जब भी लैंग्वेज का नाम होगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। यानी इसको काट दें तब ये सेंटेंस क्या होगा, सही माना जाएगा। लेकिन जब लैंग्वेज के नाम का प्रयोग हम जब विशेष अर्थ में करते हैं, जब लैंग्वेज के नाम का प्रयोग जब विशेष अर्थ में करते हैं, तब उसी लैंग्वेज के नाम के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। If the names of language is used as a particularized sense, then we use article the before the names of language. जैसे एक नोट फर्स्ट है, the plus language name plus language word। अगर सपोज ये स्ट्रक्चर दिया हो, ये स्ट्रक्चर दिया हो, तो इस केस में आर्टिकल द का प्रयोग लैंग्वेज के नाम के पहले करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे ऐसे लिखें, डू यू नो द जर्मन लैंग्वेज, डू यू नो द जर्मन लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखना आपको ये है कि पहले यहाँ पे द का यूज है, इसके बाद लैंग्वेज का नाम है, इसके बाद लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है। और जब ये तीनों कंडीशन होगा किसी सेंटेंस में, तो उसके पहले लैंग्वेज के नाम के द का प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है। अब इसी में नोट ये फर्स्ट है, अब नोट सेकेंड की बात करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान इस बात का देना है कि जो नोट सेकेंड होगा, जब किसी चीज को, या हम ऐसे लिखेंगे, द इंग्लिश ऑफ राम इज वेरी वेल। जब किसी लैंग्वेज के नाम को हम किसी व्यक्ति के नाम से रिलेट करेंगे, जब किसी लैंग्वेज के नाम को किसी व्यक्ति के नाम के साथ रिलेट करेंगे, तो उस लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश ऑफ राम इज वेरी वेल, यानी हम पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम केवल राम की इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और जब राम की इंग्लिश की बात करेंगे तो उस लैंग्वेज के पहले हम द का यूज करेंगे। द इंग्लिश ऑफ राम इज वेरी वेल, यानी कि जो राम इंग्लिश, जो राम का जो इंग्लिश है वो बेहतर है, अच्छा है, यानी इंग्लिश को अच्छा बोलता है। तो ये दो कंडीशन थे लैंग्वेज का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड, थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर ये है देखिए, कहते हैं अगर गेम का कोई नाम होगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जब भी किसी सेंटेंस में गेम का नाम होगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की ऊपर बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल ऐसे है,
द क्रिकेट इज my favorite game. The cricket is my favorite game. या I like to play बैडमिंटन। अब ये है सेंटेंस। अब यहाँ देखते हैं हमने क्या पढ़ा कि किसी भी गेम के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ क्रिकेट क्या है, एक गेम का नाम है, और जब भी किसी गेम का नाम होगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। अब यहाँ पे बैडमिंटन गेम का नाम है और रूल कहता है कि गेम के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। अब ये सेंटेंस क्या है, सही। लेकिन अगर इसी चीज को हम किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे नोट हम बात करते हैं, बट इन केस of particularized sense, use the before games names या before games। कहता है कि अगर इसी गेम के नाम को हम पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग करें, किसी विशेष अर्थ में इसका प्रयोग करें, तो वहां पे गेम के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे अगर यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लिखें, सेंटेंस एग्जांपल लिखें, द क्रिकेट ऑफ Kohli is praiseworthy। अब यहाँ पे क्या है, द क्रिकेट ऑफ विराट कोहली इज प्रेजवर्दी। अब यहाँ पे हम गेम का नाम तो लिख रहे हैं, लेकिन इस गेम के नाम को किससे रिलेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से इसको रिलेट कर रहे हैं, विराट कोहली। ये यहाँ पे क्रिकेट क्या है, यूनिवर्सल है कि क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, तो यहाँ पे किसी क्रिकेट को हम किसी रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये किसी का भी फेवरेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे द क्रिकेट और विराट कोहली इज प्रेजवर्दी, यानी कि विराट कोहली की जो क्रिकेट है वो प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे हम गेम के नाम को एक विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के नाम से उसको रिलेट कर रहे हैं। और जब किसी विशेष अर्थ में किसी क्रिकेट के नाम का प्रयोग होगा तो उसके लिए द आर्टिकल प्रयोग करने में कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि हम बताए ही आपको कि गेम का नाम अगर किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ तो वहां पे द का प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे क्वेश्चन और इसी पे मैं देता हूं, एक क्वेश्चन है इसी पे, द हॉकी of Mr. Major Dhyan of the hockey of Major Dhyanchand is the hockey of Major Dhyanchand is legendary या प्रेजवर्दी। अब यहां देखते हैं, हॉकी तो कोई भी खेलता है, हॉकी किसी कोई भी हॉकी को खेल सकता है, लेकिन यहाँ पे गेम का नाम है, लेकिन इस गेम के नाम को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे गेम के नाम को हम पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं, और जब गेम के नाम को हम पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे तो उसके पहले द का प्रयोग बिल्कुल अनिवार्य है और वहां पर द का प्रयोग होगा।
नॉर्मल कंडीशन इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? या ऐसे बोलेंगे क्रिकेट इज अ फेमस गेम। अगर ऐसे देखें, लिखें ऐसे, क्रिकेट इज अ फेमस गेम। अब हमें पता है क्रिकेट इज अ फेमस गेम, तो ये क्रिकेट का नॉर्मल वे में यूज हो रहा है। ये क्या है? नॉर्मल है ना कि क्रिकेट एक फेमस गेम, प्रसिद्ध खेल है। अब ये नॉर्मल में है तो इस क्रिकेट के गेम के नाम में द का यूज नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर यही रहता पर्टिकुलर सेंस में, जैसे यहाँ पे यूज किया, जैसे यहाँ पे यूज किया, अगर उसी अर्थ में यूज होता, प्रयोग होता, तो उसको हम द का यूज करते हैं वहां पे। आगे बढ़ते हैं। ये था थर्ड केस। अब हम फोर्थ केस की बात कर रहे हैं। रूल 4, सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अगर हम ऐसे लिखें, द फिजिक्स इज a tough subject। यहाँ लिखा फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें क्या कि फिजिक्स जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम है, और कभी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। अब ये क्या है? यहाँ हम इसको ऐसे लिखें, the mathematics is a the mathematics is totally based on कैलकुलेशंस। अब यहाँ मिलते हैं मैथमेटिक्स टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है, और हमें पता है कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अब ये सेंटेंस क्या है? सही है। कहने का मतलब ये क्या है? द फिजिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। ये नॉर्मल वे में इसका प्रयोग किया गया है, किसी व्यक्ति से इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट से इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं। और जब तक किसी व्यक्ति से इसको रिलेट नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये विशेष अर्थ में नहीं आएगा। नॉर्मल है कि मैथमेटिक्स एक क्या है? पूरा के पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, माने न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। यहाँ पे क्या फिजिक्स क्या है? ये टफ सब्जेक्ट है, लोग ऐसा मानते हैं। ये जनरल वे में बात कर रहे हैं। अगर इसी को हम पर्टिकुलराइज सेंस में यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं नोट में, बट इन पर्टिकुलराइज सेंस। पर्टिकुलराइज सेंस का मतलब विशेष अर्थ। क्या होता है? विशेष अर्थ में। अगर इसको हम यहां से लिखें, the physics of Ramesh are good। एक चीज और ध्यान दें
कि जितने सब्जेक्ट के लास्ट में एस लगे होते हैं और जब उसको किसी व्यक्ति के नाम से रिलेट करते हैं, संबंध करते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे अब यहाँ फिजिक्स है, इस फिजिक्स को हम रमेश से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। मतलब हम पूरे फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल रमेश की फिजिक्स की बात कर रहे हैं। द फिजिक्स ऑफ रमेश आर गुड। अब यहाँ पे फिजिक्स प्लूरल फॉर्म में है, और जब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मतलब आप एक चीज ध्यान इस बात को देना है कि जब भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, सम्स, पॉलिटिक्स, जब इस तरह के वर्ड जिसके लास्ट में एस आ जाते हैं तो उसको जनरली हम प्लूरल बोलते हैं, और किसी व्यक्ति से उसको रिलेट करेंगे तो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। या ऐसे लिख सकते हैं, द मैथमेटिक्स ऑफ राधा आर वेरी पुअर, वेरी पुअर। अब यहाँ पे देखें, मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, इसको रिलेट कर रहे हैं किससे, राधा से। पर्टिकुलर सेंस में हो गया, और जब विशेष अर्थ में ये हो गया तो ये क्या प्लूरल फॉर्म में हो गया, इसलिए हम क्या यूज किए, प्लूरल वर्ब आर। आपको इस छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है। नॉर्मल में वे अगर सामान्य तौर से देखा जाए तो सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यही विशेष अर्थ में देखा जाए तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, रूल 5 की बात कर रहे हैं। रूल 5 में है कि डे, मंथ, डे मंथ के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। ये एक है कि डे और मंथ के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, द मंडे या लिखें द ट्यूसडे या द मार्च, द अप्रैल, ये क्या है, ये टोटली यहाँ पे मंथ, ये डे का नाम है और ये मंथ का नाम है। और रूल कहता है कि कभी भी मंथ के नाम के पहले या डे के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, यानी कि मंथ के नाम के पहले डे के नाम में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसी को विशेष अर्थ में प्रयोग करेंगे तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे विशेष अर्थ कैसे, विशेष अर्थ में अगर ऐसे करें, द मंडे ऑफ this last month, the Monday of this last month was very bad for me। मतलब रूल है कि द मंडे ऑफ दिस लास्ट मंथ
मतलब इस पिछले महीने का जो मंडे था वो मेरे लिए काफी बुरा था। अब हम पूरे महीने में जितने मंडे होते हैं उन सभी मंडे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। द मंडे ऑफ दिस लास्ट मंथ, ठीक है, या यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, मतलब द लास्ट मंडे ऑफ दिस लास्ट मंथ, ये जो बीता हुआ, जो बीत गया पिछले महीने का जो मंडे था, लास्ट मंडे, वो मेरे लिए काफी बुरा था। अब मान लें कि एक महीना में अगर 4 मंडे होते हो तो हम चारों की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सा, लास्ट वाले मंडे की बात कर रहे हैं। अब इस मंडे को क्या कर रहे हैं, विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे विशेष अर्थ नहीं था, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हम एक महीने में अगर 4 मंडे होता है तो उस चारों में से हम किसी एक की बात करो, भी किसकी, लास्ट वाले की, तब यहाँ पे मंडे के नाम के पहले दे के नाम में द का प्रयोग होगा। तो आप अभी तक ये देखते आ रहे होंगे कि नॉर्मल वे में जिसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है लेकिन विशेष अर्थ में उसी के पहले द का प्रयोग होता है। तो वो विशेष अर्थ कैसे उसको हम बना रहे हैं, या तो किसी स्थान से जोड़ करके, या तो किसी व्यक्ति से जोड़ करके, या किसी वस्तु से उसको जोड़ करके उस पर्टिकुलर चीज को हम विशेष बना दे रहे हैं, और जिसके कारण उसके पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ रहा है। हम दोनों चीज को जानते हैं और ये दोनों चीज को जानना जरूरी है, क्लियर है। तो ये था, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक एग्जांपल और, द मार्च ऑफ 2019 was fairly pleasant for us। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब मैं बता रहा हूं, फेयरली जो होता है पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है, मतलब अच्छाई के सेंस में। एक होता है रेदर या रेदरली, जो रेदर का हम यूज करते हैं वो जनरली नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। एक वर्ड और है, जैसे हम इसको समटम ऐसे लिखते हैं, रेदर टू गुड। जब ये नेगेटिव है तो अच्छा क्यों हो सकता है, क्योंकि जो रेदर होता है वो भी नेगेटिव सेंस शो करता है, ठीक है। जो टू होता है वो भी नेगेटिव सेंस शो करता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है। दोबारा देखें, जिस सेंटेंस में फेयरली का वर्ड, फेयर या फेयरली दोनों में से किसी का प्रयोग होता है, फेयर या फेयरली, इन दोनों में से किसी का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में होता है तो पॉजिटिव सेंस क्रिएट करेगा। अगर किसी सेंटेंस में रेदर का यूज होता है तो नेगेटिव सेंस शो करेगा। अगर किसी सेंटेंस में रेदर और टू दोनों का यूज हुआ है तो रेदर भी नेगेटिव सेंस शो करता है, टू भी नेगेटिव सेंस शो करता है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव बनके प्लस हो जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है, क्लियर है। इस चीज को ध्यान रखें, अलग से इसको लिख भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे समझना ये है कि द मार्च ऑफ 2019 was fairly pleasant for us, मतलब 2019 का जो मार्च था वो हम लोगों के लिए काफी बेहतर था, काफी अच्छा रहा, प्लीजेंट रहा, मतलब खुशियों का पल रहा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या कि ये जो मार्च महीने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये 2018 में भी आया होगा, 2018 में भी आया होगा, 2017, 2016, 2015 ये सभी में आया होगा। लेकिन यहाँ पे जो मार्च की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं, कब की, 2019 के मार्च की हम बात कर रहे हैं। तो जब 2019 के हम मार्च की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर सेंस में हो गया, विशेष अर्थ में हो गया, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। और यही जब नॉर्मल केस में था इसके पहले द का यूज नहीं कर रहे थे, क्लियर है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6 देख लेना कौन सा रूल है। एक रूल है कि नेम ऑफ सीजन, ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। नेम ऑफ सीजन, ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, ये नॉर्मल अर्थ में। जैसे इसको हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर ऐसे लिखें द विंटर सीजन या द समर सीजन या द ऑटम, द स्प्रिंग सीजन, कभी भी ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल जो द है इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, यानी इसको काटना पड़ेगा तब जाकर यह सही होगा। अगर इसी सीजन के नाम के पहले केवल एक वर्ड जोड़ देने से, नोट में ये लिखेंगे, अगर यही सीजन के नाम के बाद एक वर्ड जोड़ देने से वो वर्ड क्या होगा? हॉलीडे। अगर हॉलीडे नाम का कोई भी टर्म अगर इस सीजन के नाम के बाद ऐड कर देते हैं तो ये विशेष अर्थ में आ जाता है। जैसे यहां पर अगर इसको लिखेंगे द क्रिसमस हॉलीडे, तो क्रिसमस यहां पर देखें फेस्टिवल का नाम है, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, देखेंगे। लेकिन इसी का प्रयोग अगर विशेष अर्थ में करें तो इसके बाद द का यूज होगा। जैसे हम यहाँ पे देखें, we visited the Taj Mahal in the last winter season, या winter season of the last year। इसको ऐसे लिखिए, मतलब यह है वे विजिटेड द ताजमहल, हम लोग ताजमहल को घूम लिए इन द विंटर सीजन, इस विंटर सीजन में ऑफ द लास्ट ईयर, यानी बीते हुए साल, जो ये साल जो गुजरा उसी लास्ट ईयर में हमने ताजमहल को घूमा या ताजमहल को देखा। अब यहाँ पे क्या है, इस विंटर सीजन का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है। कैसे? हम सभी विंटर सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट जो पिछले साल बीता उसकी बात कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं पिछले साल 2019 था, 2019 था, उसमें जो विंटर सीजन होगा वो हमारे लिए लास्ट बन चुका है। अब आप सोच के देखिए 2017 में विंटर सीजन होगा, 2018 में भी होगा, 2019 में भी होगा। हम सबकी विंटर सीजन तो बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। और जब लास्ट ईयर में जब होगा, इसको रिलेट कर रहे हैं लास्ट ईयर से, इसको विशेष अर्थ में प्रयोग करने के लिए, तो इस विंटर सीजन के पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। या इसको ऐसे लिखें, समर सीजन ऑफ 2019 we visited
हिमाचल। कहता है कि 2000 समर सीजन ऑफ 2019 वी विजिटेड हिमाचल। हम लोग हिमाचल में गए थे 2019 के समर सीजन में, यानी गर्मियों के दिनों में हम लोग कहाँ गए थे? हिमाचल गए थे। वहाँ बर्फ होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर ठंडा प्रदेश को कहते हैं हम लोग। वो गर्मियों में घूमने का काफ़ी अच्छा समय होता है। तो ये क्या है? एक समर सीजन है। अब ये समर सीजन का प्रयोग हम किसके अर्थ में कर रहे हैं? 2019 से, इसको किसी वर्ष से रिलेट कर रहे हैं, किसी ईयर से इसको रिलेट कर रहे हैं। और जब किसी सीजन को किसी ईयर से रिलेट करते हैं तो विशेष अर्थ में चला जाता है, पर्टिकुलर सेंस में चला जाता है। उसके लिए हम इसके पहले क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। अगर ये सेंटेंस केवल यहाँ से होता तो ये सेंटेंस क्या होता? रॉन्ग हो जाता। लेकिन इस सेंटेंस पर क्या लगाना होगा? द लगाना होगा, तब ये क्या होगा? विशेष अर्थ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब सीजन का प्रयोग विशेष अर्थ में करेंगे तो सीजन के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल यूज कहाँ नहीं होगा और कहाँ होगा। क्लियर है? अब इसी में केवल कितना भी रूल हुआ है? 6 रूल हुआ है। क्लियर है? अब इस 6 रूल को आप पढ़ें, देखें, समझें। जहां समझ में नहीं आता है आप वहां बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और आप हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या आपका डाउट हो सकता है। आप सारी चीजों का नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें अभी कम से कम तो 10 रूल और बच चुके हैं जो और इम्पोर्टेंट है। 10 रूल और मुझे डिस्कस करना है इसके अंतर्गत। देन हम क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कंपटीशन लेवल या बोर्ड लेवल का कि जब तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आएगा तो क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी होगी। इस वजह से पहले हम पूरे आर्टिकल को खत्म कर लेते हैं और जब आर्टिकल खत्म हो जाएगा तब उस पर हम क्वेश्चन देंगे, फिर डिस्कस करेंगे, तो आपको भी समझने में सुविधा होगा और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको देखें, नोट डाउन करें, पर्टिकुलर नोट्स बनाएं। जहां प्रॉब्लम होता है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है? और आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि आपका पढ़ाई इस लॉकडाउन से प्रभावित ना हो, आप एक बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाएं। केवल इस मकसद से हम लोग आगे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अभी ग्रामर क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन अब मैं कोशिश में लगा हूं कि एक स्पोकन क्लास कैसे हो, एक स्पोकन का और फंडामेंटल कैसे बताया जाए, स्पोकन बच्चों के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों पर मैं लेक्चर लेकर जल्द ही आने वाला हूँ आपके सामने। तब तक के लिए आप इसको देखें, रिवाइज करें, पढ़ें, प्रीवियस वीडियो को देखें। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप जरूर हमें बताएं। क्लियर है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।